हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7 to 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन, कोई पैकेज बिल्कुल भी नहीं लेना पड़ता भाई, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, एंड हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 5 जो कि है गति में नियम, है ना। मतलब गति के नियम की बेसिकली हम डिस्कशन कर रहे हैं। अल्टीमेटली इस चैप्टर के अंतर्गत हम डिस्कस करना चाहते हैं बल तथा गति के नियम की। मतलब इस चैप्टर में हम जो गति के होने वाले कॉज है, कारण है, उनकी डिस्कशन कर रहे हैं। क्योंकि हमें पता है मैकेनिक्स में हम क्या बात करते हैं भाई, तो मैकेनिक्स में हम डिस्कस करते हैं जो गति हो रही थी उस गति के कॉज की। तो भाई किसी भी ऑब्जेक्ट में गति कब होगी, तो हमने बल की परिभाषा से सीखा कि जब कभी भी गति चाहिए मुझे, तब मुझे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाना होगा फोर्स, और वो फोर्स होगा एक असंतुलित बल। मतलब एक अनबैलेंस फोर्स अगर मैं लगाता हूं तो किसी रेस्ट में रखी चीज को मोशन में ला सकता हूं, और अगर मैं कोई पहले से ही चल रही है वस्तु उसके ऊपर संतुलित बल लगाता हूं तो अल्टीमेटली मैं उसको उसी चाल से गति दिए रख सकता हूं। इन सभी चीजों की बात हमने इसके पहले डिस्कशन में कर ली है। कैसे भाई, तो हमने इसके पहले सेशंस में बात करी हमारे फोर्स की। फोर्स के बाद हमने बात करी कि जो हमारे अरस्तु थे उनकी भ्रामकता, मतलब उनको एक भ्रम था, उसकी भी हमने बात करी। फिर हमने गैलीलियो की बात करी, ठीक है। वहां से निकल के आया मेरे पास जड़त्व, जड़त्व के अनुसार बेस्ड हमारा न्यूटन का प्रथम नियम। फिर हमने बात करी क्या भाई, तो हमने बात किया संवेग के बारे में। संवेग के बाद हमने बात की आवेग के बारे में, हमने बात की न्यूटन के गति के द्वितीय नियम की, और अब हम इसी सिलसिले में आ चुके कहां पे, गति के तृतीय नियम के ऊपर, थर्ड लॉ के ऊपर, न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ बेसिकली क्या कहते हैं भाई, तो ये तो बड़ा ही फेमस सा है, बहुत ही फेमस सी कहानी है इसकी न्यूटन्स थर्ड लॉ की। क्या है न्यूटन्स थर्ड लॉ की कहानी भाई, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ की कहानी हम दोस्तों में चलती रहती है क्या, कि अगर किसी ने हमें, है ना, ये बिल्कुल असंवैधानिक तरीके की बात है भाई, है ना, ऐसा सिर्फ हमारे दोस्तों में ही लागू होती है, दोस्तों के बाहर नहीं, ठीक है, ध्यान रखेंगे ना, तभी मैं बताऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं बताऊंगा, है ना। इसको अगर सिर्फ दोस्तों में लागू करें तो क्या कहते हैं भैया, यही कहते हैं सिंपली कि अगर सामने वाले मतलब दोस्त ने एक थप्पड़ मारा तो बदले में हमने भी एक थप्पड़ रसीद कर दी उसको। मतलब क्या, क्रिया और प्रतिक्रिया, उसने कुछ एक्शन दिया तो हमने रिएक्शन दिया। कितना देंगे, तो हमने कहा भैया जितना उसने दिया उसके बराबर देंगे। यही डिस्कस करने वाले हम इस सेशन के अंदर, न्यूटन्स थर्ड लॉ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हमारे जो कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या फिर हम स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, IIT JEE नीट किसी के लिए भी बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। साथ ही साथ ये भी बताते चले कि ये आपके लगभग क्या सभी स्टेट बोर्ड्स में सम्मिलित है भाई। तो आपके लिए ये एक ऐसा टॉपिक है, मतलब ये जो चैप्टर का रिप्रेजेंटेशन ही है इन तीन टॉपिक्स की वजह से, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ। सबसे आसान लॉ जो है ना न्यूटन के, वो तीसरा वाला ही है। आइए तो फिर फटाफट शुरू करते हैं इस सेशन को। एंड इसमें देख लीजिए भैया, सबसे पहले आ गया क्या, तो ये कहते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया पर आधारित है। हमने क्या कहा था कि अगर हमारे दोस्त ने हमको मारा है तो हमने भी उसको मारना है, ये बात तय है, ठीक है। कितना, तो हम तो गड़बड़ी कर देते भैया, हम चिटिंग कर देते। उसने बहुत तेजी से मारा लेकिन हमको तेजी से मारने नहीं देता, या फिर उसने धीरे से ही मारा और हम तबीयत से जोर से रख के सूद देते हैं। लेकिन यहां पर क्या बात है भाई, यहां पे कह रहे नहीं ऐसा नहीं होगा। ये इन्होंने कहा कि जब आपके दोस्त ने आपको मारा था तभी आपके दोस्त को चोट लग चुका है, अब आपको अलग से मारने की जरूरत नहीं है। समझे या नहीं समझे, समझ गए होंगे क्या, कि जैसे ही आपके दोस्त ने आपको इधर रसीद करी थी तो भैया आपको तो यहां पे चोट लगा ही, लेकिन आपने भी एट द सेम टाइम उसके हाथ पे चोट पहुंचाई थी। उसी समय हिसाब किताब बराबर हो गया था। अलग से हिसाब किताब बराबर करने के लिए नहीं जाना है कि उसने मारा अब तो मैं भी मारूंगा, तो फायदा नहीं हुआ। पता है क्या, साइंस के लैंग्वेज में तो ऐसा हो गया कि उसने आपको मारा, आपको चोट लगी और उसको भी चोट लग चुकी है, लेकिन इसके बावजूद आप जाके फिर से उसको मारेंगे। तो अगर फिर से एक थप्पड़ उसको लगाया तो क्या हुआ भाई, आपने तो उसको रसीद कर दिया, थप्पड़ उसको चोट लगी लेकिन आपको नहीं लगी। क्या लगी, आपको भी चोट लगती है। इसीलिए तो टीचर कहते हैं क्या, अब तो खैर मारना पीटना बंद हो गया है ना। अब से पहले
वो कुटाई वाला जमाना था भाई। कुटाई वाले जमाने में क्या होता था, तो टीचर आए, अगर सुना के कुछ दिया हो याद करने को और नहीं सुनाया तो फिर क्या होती थी भाई, तो फिर होती थी कुटाई। अब उस समय वो बेचारे टीचर, क्या भाई बेचारे क्यों कह रहा हूं मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब क्या है, वो पहले डंडे वंडे आते थे तब तब देह सुताई बेहतरीन तरीके से, कम चोट लगती थी टीचर को क्योंकि वो डंडे को चोट लगती थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर यह होता है कि भैया टीचर ने मारा, अब हाथ से मारना पड़ेगा, हाथ से मारा तो भैया जितनी दर्द उस बेचारे बच्चे को हुई उतनी ही दर्द उनको भी होती है, क्योंकि उनके हाथ पे भी उतना ही चोट लगा। मतलब यहां पे कह रहे हैं कि क्रिया और प्रतिक्रिया जो होगी वो बराबर होगी, किसकी, बल की। मतलब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक दूसरा ऑब्जेक्ट कोई फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। हमने अगर इस पे ऐसा मारा तो इस हाथ से जितना फोर्स इस हाथ को दिया गया, इस हाथ ने भी इसके ऊपर उतना ही फोर्स लगाया, लेकिन इसके द्वारा लगाया गया फोर्स अगर आप अभी जो देख रहे हैं आपको लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, जस्ट ऑपोजिट। मतलब एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। कैसा भाई, हर एक प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, बराबर होगी और विपरीत होगी, ठीक है ना। इसीलिए तो जो पहले टाइम पे भैया वो डंडे ले आते थे पीटने के लिए तो वो डंडा ही टूट जाता था। अब डंडा क्यों टूटा भाई, डंडा तो मजबूत है, डंडा नहीं टूटना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने मारा भैया शरीर पे और अपन भाई मार खा खा करके हट्टे कट्टे हो रखे, है ना। नाश्ते में चाहिए होता था, जब तक से टीचर आके एक आध हाथ रखे नहीं तब तक क्लास शांति नहीं हुई। तो भैया क्या, वो शुरू में जो 2 4 5 लोग बैठे होते हैं वहां तक की तो बात ठीक होती है क्योंकि वो सिंसियर माने जाते हैं। थोड़े से पीछे बैठे होते हैं, उनको आते से टीचर देखते शकल देखी नहीं है, रख दिए, क्या होता है इससे, पूरी क्लास शांत। तो मतलब क्या हुआ भाई, तो डंडे टूट जाया करता था। इसका मतलब सिंपल सा समझे क्या, जितने डंडे ने जितना भी डंडे ने फोर्स लगाया था किसके ऊपर, उस बालक के ऊपर, बालक ने ही उतना फोर्स लगाया उस डंडे के ऊपर। और ये सब हिंसक बातें अब नहीं करेंगे, है ना, अब नहीं, ये हिंसक बातें कौन कर रहा था भाई, है ना, हिंसक बातें नहीं करते भाई, कोई नहीं करेगा हिंसक बातें, ठीक है, मेरे अलावा। चलो आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा क्या कह रहा है, मुद्दा कह रहा है भाई कि इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये तो कह रहा हूं, एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, क्या प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। जैसे देखिए यहां पे 2 ऑब्जेक्ट है, आपको लग रहा होगा अगर ये फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है ना, सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो ये सेकेंड ऑब्जेक्ट भी फोर्स लगा रही है फर्स्ट के ऊपर। अर्थात अगर इसको डायग्रामेटिकली देखें तो मैं ऐसा कहूंगा कि F12 विच इज इक्वल्स टू F21, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। नेगेटिव क्यों लगा दिया, क्योंकि F सेकेंड वाला फर्स्ट के ऊपर बल लगा रहा है तो फर्स्ट वाला सेकेंड के ऊपर, नॉर्मल सी बात है। आपको मैं एक और अच्छे से एग्जांपल देता हूं, देखिए जैसे मैं अभी खड़ा हूं धरातल पे, तो मैं धरातल के ऊपर क्या कर रहा हूं भाई, बल लगा रहा हूं। मतलब जितनी तेजी से पृथ्वी मुझे नीचे की तरफ खींच रही है, मैं भी पृथ्वी को उतनी ही तेजी से ऊपर की तरफ खींच रहा हूं। और ये फोर्स कहां अप्लाई हो रहा है, तो मेरे लेग्स और जो भी धरातल है उसके बीच में, ठीक है। तो मतलब किसी ने कोई फोर्स लगाया किसी के ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वो भी फॉल्स ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएगा। जैसे यहां पर हम ऐसा बोल देते हैं, जैसे मान लीजिए ए ऑब्जेक्ट है किसी ऑब्जेक्ट, अच्छा ए क्यों कहना, 1 2 ही कह लो, जब 1 2 का है तो 1 2 ही कह लेते भाई। फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और इसने बल लगाया है किसके ऊपर, सेकेंड ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो इसको हमने नेमिंग किया था 1 2 और इसको अब मैं कहता हूं 2 1, तो ये दिख रहा है विपरीत। मतलब क्या समझ में आ जाता है भाई कि फोर्स प्रतिक्रिया बराबर प्रतिक्रिया बल, यानी क्रियाबल, क्रियाबल मतलब एक्शन फोर्स जो शुरुआत में आएगा। देखो प्रतिक्रिया अपने आप नहीं होगी, जब क्रिया होगा तभी प्रतिक्रिया की बारी आएगी। तो ये क्रियाबल हो गया बराबर किसके होगा, प्रतिक्रिया बल के। मतलब क्रियाबल अर्थात F12 ये किसके इक्वल हो गया भाई, F21 के, है ना। क्रियाबल मतलब F12 21 के। अब ये प्रतिक्रिया बल विपरीत होती है इसलिए इसको मैं नेगेटिव लगा रहा हूं, ठीक। चलिए तो मतलब देखिए जब दो वस्तु A तथा B एक दूसरे के ऊपर बल लगाती है तो A द्वारा B पर क्रिया बल मतलब F12 तथा वस्तु B द्वारा A पर प्रतिक्रिया बल लगता है, ये दोनों बल बराबर और विपरीत होती है, अर्थात F12 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ F21। अच्छा आपने वेक्टर नहीं लगा देते भाई लोग, बल एक वेक्टर क्वांटिटी है, लीजिए लगा दिया,
ठीक है, यहां तक में कोई समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। एंड डेफिनेशन मतलब इस लॉ को भी याद करना बहुत आसान है। क्या भाई, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत तथा प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, आइए जरा और हम इसमें चर्चा करें। तो भाई ये क्या है, तो ये सबसे पहले तो ये बल की जो भी प्रकृति है उसके बारे में डिस्कस करता है, तथा प्रतिक्रिया सदैव भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, ये जो लाइन मैंने आपको यहां पर लिखा हुआ है ये कई बार को पेपर में मतलब नॉर्मली पूछ लिया गया। जो इंटरनल एग्जामिनेशन, स्कूल के जो इंटरनल एग्जामिनेशन होते हैं, जो मिड टर्म वगैरह होता है, उसमें पूछ रहे थे, पता है क्या ऑप्शन में, कि किसी भी वस्तु पर लगाया गया जो न्यूटन्स थर्ड लॉ जो डिस्कस करती है, न्यूटन्स थर्ड लॉ में प्रत्येक क्रिया तथा प्रतिक्रिया एक ही बल पर कार्यरत होता है, दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्यरत होता है, या फिर ऐसा कि भाई दो भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशा में कार्यरत होता है। ठीक है, या दो भिन्न वस्तुओं पर एक ही दिशा में कार्यरत होता है। तो हम कहते हैं दो भिन्न वस्तुओं पर लगता है और विपरीत दिशा में लगता है। जो अभी हमने यहां पर बात करी थी कि भाई ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट था, ये सेकंड ऑब्जेक्ट था, इसने इसके ऊपर फोर्स लगा तो इसने इसके ऊपर रिप्लाई किया। ये जो रिप्लाई किया है, जो इसको प्रतिक्रिया बल लगा रहा है, वो सेकंड फर्स्ट के ऊपर लगाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, एंड इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल्स बड़े आसान आसान से हैं, है ना। आप लगभग हर जगह जहां पर भी कोई बल लग रहा है उसका जो रिएक्शन जो मिलेगा उसी को हम कहते हैं भाई प्रतिक्रिया। तो देखिए, जैसे देखिए, तृतीय नियम बल की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। ये बल की जो प्रकृति है उसके ऊपर निर्भर नहीं करता, मतलब नेचर ऑफ फोर्स पर डिपेंडेंट नहीं है कि किस नेचर का फोर्स है, इसके बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करता। कि मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है, या फिर आपके द्वारा लगाया गया फ्रिक्शनल फोर्स है, या फ्रिक्शनल फोर्स है, या फिर मैं कह रहा हूं आपके द्वारा लगाया गया आरोपित बल है, नहीं बता पाता। क्रिया तथा प्रतिक्रिया सदैव दो अलग अलग पिंडों पर कार्यरत होती है। अगला, क्रिया तथा अभिक्रिया दो अलग अलग पिंडों पर कार्यरत होने के कारण कभी एक दूसरे को निरस्त नहीं करती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत लोगों को ऐसा लग सकता है ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड, किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड कह सकते हैं। ये यहां से यहां पे बल लगा रही है और यहां से ये इसको ऊपर की तरफ, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर गए, मतलब ये जीरो नहीं हो जाएगा, ये दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे, एक दूसरे के बल को निरस्त नहीं करते। क्रिया तथा अभिक्रिया दो अलग अलग पिंडों पर होने के कारण कभी एक दूसरे को निरस्त नहीं करते। निरस्त कब होता? निरस्त ऐसे होता, देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इसी पर भी F1 नीचे की तरफ लग गया और इधर F2 ऊपर की तरफ लग गया। मान लीजिए यहां पर F1 बराबर है F2 के, तो पता है क्या लिखेंगे? F1 नेगेटिव ऑफ F2, मतलब F1 प्लस F2 विच इज इक्वल टू 0। जो हमने बात किया था क्या बैलेंस्ड फोर्सेस में, जब हम बल की परिभाषा की बात कर रहे थे, जब संतुलित और असंतुलित बल की बात कर रहे थे, तब हमने ऐसी बात की थी। तो यहां पर ये एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है, मतलब इसका रिजल्टेंट कितना हो गया? 0, मतलब इसका प्रभाव जो होगा वो 0 हो गया। बल लग रहा है, एक नीचे खींच रहा है एक ऊपर खींच रहा है, लेकिन दोनों का जो प्रभाव हुआ वो कैसा हो गया? 0। यहां पर नहीं होता, उसका कारण क्या है कि ये F1 है ना, ये लगा था F1 अगर नीचे की तरफ, तो F2 किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ, मतलब एक इस पे लगा रहा है और एक दूसरे वाले पे, इसलिए ये निरस्त नहीं होता। कोई भी क्रिया बिना प्रतिक्रिया के संभव नहीं है। ये भी एक अच्छी बात है भाई, कोई भी क्रिया, कहीं पर भी कोई एक्शन हो रहा है, मतलब आप कहीं पे बल लगा रहे हैं, तो वो आपको रिवर्ट बल ना लगाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मतलब अगर कोई क्रिया होती है तो उसका प्रतिक्रिया होगा ही होगा, अगर क्रिया हो रही है तो उसका प्रतिक्रिया होगा ही होगा। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं तो भाई हम डिस्कस कर सकते हैं क्या कि देखिए हमारे पास में ये कई जगहों पर डिस्कस होता है ये वाला एग्जाम्पल, बट अभी के लिए जरा समझेंगे। एक बेहतरीन सी थोड़ी सी उलझी हुई एक ड्राइंग है ना, ये इंटरेस्ट इसमें सिर्फ और सिर्फ इस पर है। ये क्या है? बुलेट है ना, और ये हो गई गन। अब क्या किया गया भाई? तो बुलेट को इस गन से किया हमने फायर, ठीक है, ये हमारी बुलेट। अब यहां पर जरा ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छी सी चीज है।
ये बुलेट जैसे इस गन को लेफ्ट किए होगी तो भाई इस नियम के अनुसार ये हमारा गन, तो जितना फोर्स लगाया गन ने बुलेट के ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा बुलेट किसके ऊपर, गन के ऊपर। ये दोनों फोर्सेस कैसे होंगे, बराबर। भाई जितने से ये बुलेट को आगे धक्का दिया गया उतने से ही बुलेट ने गन को भी पीछे तो किया होगा ना। न्यूटन थर्ड लॉ यही तो कह रही है, एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो क्या कारण है कि ये बुलेट आगे की तरफ चली गई और बंदूक पीछे की तरफ मेरे को बहुत तेज झटका नहीं दी। तो पहली बात में तो मेरे को यह समझ में आता है कि भाई जितनी तेजी से बुलेट आगे जाएगी गन भी उतनी तेजी से पीछे आना चाहिए, लेकिन फोर्स जो होता है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, मतलब mv अपॉन में t। अब यहां पर अगर मैं कहूं तो ये मास ऑफ क्या हो जाएगा, ये मास ऑफ बुलेट हो गया, और इसकी अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या हो गया, F इक्वल्स टू मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा इसको भी जी लिख लीजिए, इसको भी जी लिख लीजिए। टाइम तो सेम है, बुलेट का गन से अलग होने का टाइम सेम है। जितनी तेजी से जितना फोर्स बुलेट के ऊपर लगा उतना ही गन पे लगा, भैया बिल्कुल सत्य बात है। जितना फोर्स बुलेट ने सॉरी गन ने बुलेट पे लगाया, बुलेट भी गन के ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगी। लेकिन आपको पता चलता है कि बुलेट से तो भैया मुझे थोड़ा सा झटका महसूस होता है। क्यों झटका महसूस होता है, क्योंकि मास ऑफ द गन, गन का जो द्रव्यमान है ये ज्यादा होता है, तो ये जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, कम। और जब बुलेट की बात करते हैं तो बुलेट का द्रव्यमान कम होता है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वे क्या हो जाएगी, ज्यादा। क्योंकि इन दोनों को बराबर होना है, ये दोनों एक दूसरे कैसे होने, बराबर होने हैं। तो भैया टाइम तो दोनों में सेम होगा, ये दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होना हो, मतलब मैं ऐसा लिखता हूं mg vg इज इक्वल्स टू क्या होना भाई, mv, ये g क्यों लिख गया है भाई, ये b है ना, mb vb बुलेट, ये दोनों का प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए। अपॉन में टाइम, अपॉन में टाइम है तो टाइम से टाइम तो कट गया, ये छोड़ दीजिए, भूल जाइए। मैं क्या बात करना चाहता हूं इसकी, तो इसको दो तरीके से लिख सकता हूं। ये 10 kg का है, वेलोसिटी 1 का हुआ, और इसका जो है 1 kg का है तो वेलोसिटी 10 हो गया। अब ग्राम्स में रख लीजिएगा, मिलीग्राम्स में रख लीजिए, मैं तो ऐसे ही एक नंबर लिख रहा हूं कि ये क्या दिख रहा है, यहां पर दोनों का जो मान है वो अल्टीमेटली 10 है, जो बल लगा वो बराबर से दिख रहा है। लेकिन यहां पर क्या समझना है भाई, तो इसकी वेलोसिटी 1 यूनिट है और इसकी वेलोसिटी 10 यूनिट। भैया मीटो नहीं, इसकी वेलोसिटी कितनी दिख रही है आपको, 10 यूनिट। मतलब क्या, मास कम है तो वेग ज्यादा है, और मास ज्यादा है तो उसका वेग कम है। इसीलिए गन पीछे की तरफ झटका तो देता है, लेकिन मुझे उतना ज्यादा नुकसान, उतना ज्यादा चोट नहीं पहुंचाता। किंतु बात ध्यान में रहे कि ये गन को इसीलिए, इसका जो ये बट बनाते हैं नीचे की तरफ, ये गन को इसीलिए कैसा बनाया जाता है, भारी, ताकि गन का मास ज्यादा हो तो गन पीछे की तरफ झटका कम देगी। इसीलिए एक एग्जांपल भी गिवन है आपके एनसीईआरटी में कि भाई जब कभी कोई सोल्जर जब बुलेट को फायर कर रहा होता गन से, तो ऐसे कंधे से ऐसे लगा करके, थोड़ी लंबी गन जो होती है कंधे से लगा लेते। क्यों कंधे से, क्योंकि भाई जो जर्क फील होने वाला है, जो इसका झटका पीछे आने वाला है, यानी ये जो वेलोसिटी पीछे आने वाली, इसको क्या करना, रोकना है। तो हाथ से ऐसे अंगूठे से रोकेंगे ऐसा करके तो भैया ये टूट जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, हम शोल्डर लगाते हैं, यहां पे थोड़ा ज्यादा फोर्स को हम बैलेंस कर सकते हैं, और इसीलिए इसको हम भारी बनाते हैं। ये बात आई थिंक आपको समझ में आई होगी, आसान सा था, टफ नहीं है, बट इसको समझना जरूरी है। ठीक इसी प्रकार से आप एक और बात समझिए, आप इमेजिन कीजिए एंड आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा भी कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपको छलांग लगाना है ना, एक स्मूथ बिल्कुल टफ सरफेस है, ये कैसी सरफेस है, टफ सरफेस है, यहां से आपको ऐसा छलांग लगाना है, ठीक है, उछल करके। यहां मान लीजिए पानी है, इस पानी में यहां से बिल्कुल टफ सरफेस है, इस पे से छलांग लगा के जाने समय आप ज्यादा फोर्स से छलांग लगाएंगे, या इधर साइड में रख देते हैं ऐसे गद्दा या दलदल जैसा, मान लीजिए, चलिए इधर दलदल जैसा है, यहां से भी छलांग लगाएंगे तो यहीं पे आएंगे। किस पे बेहतर आप छलांग लगा सकते, कहां से ऐसा बहुत बेहतर तरीके से ऐसा उचक सकते, तो आप पाएंगे, क्या पाएंगे भाई, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, इस ए वाले सेगमेंट में कि बी वाले सेगमेंट में, बताइए फटाफट। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूं। ए वाले सेगमेंट में भाई इजीली ज्यादा फोर्स लगाएंगे, कारण क्योंकि ये टफ सरफेस था, जितना फोर्स आप इसके ऊपर एक्शन के रूप में लगाएंगे
उतना ही फोर्स ये आपके ऊपर रिएक्शन के रूप में लगा देगा। यहां पे सबसे पहले आप लगाएंगे तो ये खुद को कंप्रेस करेगा, गद्दा दब गया नीचे, भाई मैं उतना फोर्स लगा ही नहीं पा रहा हूं जितना फोर्स मुझे उछलने के लिए चाहिए, ठीक है। तो ये भी न्यूटन थर्ड लॉ हुआ। और न्यूटन थर्ड लॉ क्या क्या काम है भाई, तो छलांग लगा नहीं पाए, छलांग नहीं लगा पाए, तो आपने कहा भैया एक काम करो ना, मुझे बोट दे दो यार, मैं बोट से तैर के जाता हूं। अब भैया ऐसा हुआ, ये बढ़िया, ये रहा पूरा पानी, इसके बीच में बनेगी अब नाव की कहानी। ये एक हो गई हमारी बोट, है ना। अब इस पर से अब पहुंच गए हैं किनारे, ये बढ़िया, यहां पे किनारे पे हम क्या हो गए, किनारे पहुंच चुके। अब यहां से उतरना है। अब देखिए एक व्यक्ति है जो कि साइंस नहीं पढ़ा, ठीक है। अब क्या करता है भाई, तो उसने यहीं से सीधे सोचा कि भैया इसके ऊपर छलांग लगा के और मैं यहां पे कूद जाता हूं। तो क्या होगा, जैसे ही छलांग लगाने के लिए इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये बोट किधर चले जाएगी, पीछे की तरफ, और ये भाई साहब यहां ना जाते हुए कहां गिर जाएंगे, यहीं पे गिर जाएंगे। बोट पीछे क्यों खिसकी, क्योंकि बोट पे जब आप छलांग लगाएंगे तभी तो आप आगे जा पाएंगे। आपने जैसे ही बोट पे फोर्स लगाया, बोट तो पानी में थी भैया, ये क्या होगी, खिसक गई। इसीलिए क्या करता है भाई, बोट वाला उतारने से पहले यहां से एक रस्सी फंसाता है यहां पर किनारे पे। अब ये रस्सी फंस गई, अब आप इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये रस्सी स्ट्रेच हो जाएगी, रस्सी पे पूरा टेंशन आ जाएगा और यहां से ये इजीली कूद करके जा सकता है। ये भी किसका एग्जांपल है, न्यूटन थर्ड लॉ। और भी एग्जांपल्स बताइए भाई न्यूटन थर्ड लॉ की। तो आइए जरा हम बात करते हैं। तो देखिए जैसे अगर हम चल पाते हैं, हमारे चलने के पीछे क्या कारण, तो देखिए बहुत आसान है। ये आपको आपके लेग्स दिख रहे हैं, पैर, क्या करते हैं भाई, तो आप एक इस तरीके से अपने चल के देख लीजिए, अभी पंजे पर आप एक फोर्स लगा के ऐसा, अब पंजा मेरा दिख नहीं सकता तो यहां देख लीजिए, पंजे पर आप क्या कहते हैं, पीछे की तरफ ऐसा जब फोर्स लगाते ऐसा, ये इस पे जब फोर्स लगाते तब इसको हम यहां पर रख पाते। अब देखिए ये फिंगर कितना फोर्स के साथ ये यहां आ गए, ये आ गए, ये जैसे यहां पे है देखिए, ये फोर्स लगाएंगे तो ये आगे चलेंगे। मतलब क्या समझ में आ रहा है, जब हम पीछे की तरफ जितनी तेजी से इसको धकेलते हैं उतनी तेजी से ये मुझे आगे की तरफ फॉरवर्ड करता है और मैं चल पाता हूं। इसीलिए तो जो रनर्स होते हैं, मतलब जो दौड़ने वाले धावक जो होते हैं, या फिर क्रिकेट्स की बात कर लेते हैं, फुटबॉल्स में शायद, हाँ फुटबॉल्स में भी यूज करते ही हैं, शूज के नीचे स्पाइक्स पहनते हैं। अब शूज के नीचे स्पाइक पहनने से एक तो बात समझ में आती होगी आपको कि भैया घर्षण बढ़ जाता है, फ्रिक्शन बढ़ जाता है, ऐसा घर्षण बढ़ जाता है। लेकिन और आगे अगर मैं बात करूं तो मुझे समझ में आता है कि वो स्पाइक्स क्या होती है, जमीन के अंदर ऐसा धस जाएंगी तो ये अच्छा ग्रिप देंगी मुझे आगे जाने के लिए। अब वो ग्रिप वर्ड क्या था, वो घर्षण था। कॉमन लैंग्वेज में आप ग्रिप कहते हैं, वही घर्षण था। हो क्या रहा है, तो आप कंफर्टेबली इसको जितना ज्यादा फोर्स से पीछे धकेलेंगे आप उतना ही आगे जा पाएंगे। तो यहां पे आप अल्टीमेटली क्या कर पा रहे हैं, आप इसको पीछे धकेल रहे हैं और ये आपको आगे की तरफ। मतलब देखिए आपका ये डायरेक्शन रहा फोर्स लगाने का, ये डायरेक्शन रहा, ये डायरेक्शन अगर रहेगा, मतलब एंगल तो नीचे की तरफ था, इसके दो कंपोनेंट्स ब्रेक हो जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ये वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा आपको पृथ्वी तल पे खड़े रहने में मददगार होता है, यानी जिस सतह पर है उस सतह पर खड़े रहने में मददगार है। और ये जो है हॉरिजॉन्टल, जो क्षैतिज है, आर कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, इसके कारण ही मैं आगे बढ़ पाता हूं। आर साइन थीटा हमेशा मुझे खड़े रहने के लिए जरूरी है और आर कॉस थीटा मुझे आगे की तरफ बढ़ाता है। और बताइए भैया न्यूटन थर्ड लॉ के एग्जांपल, तो एक मेज पर एक बुक रखी हुई है, तो इसमें एक बल हमेशा इसके नीचे की तरफ कार्यरत होता है जिसको हम कहते हैं क्या, एमजी। एमजी मतलब इसका भार, गुरुत्वीय बल। एक पूरा चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण की, तो गुरुत्वीय बल नीचे काम कर रहा है, तो क्या इसका कोई रिएक्शन ये है, ये बुक टेबल पर भी, मतलब टेबल भी इस बुक के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, जिसको कहते हैं हम नॉर्मल फोर्स, इसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली। मतलब इसको कहते हैं लंबवत प्रतिक्रिया या अभिलंबवत प्रतिक्रिया कही जाती है। और एग्जाम्पल बताइए, तो और एग्जाम्पल जैसे आपने स्प्रिंकलर देखा होगा, ये जो खेतों में है ना, फव्वारे जैसा ऐसा चल चल करके जो पूरे खेत को क्या सिंचाई करने का काम करता है, वहां पर क्या होता है, वहां कोई मोटर थोड़ी लगी होती, कोई मोटर नहीं होता। यहां पे देखिए इस पाइप से पानी आया, यहां पे समझाता हूं, आपने इस पानी को क्या किया, झटके से इस पानी को बाहर फेंका क्या,
तो पानी जितना तेजी से आगे जाएगा इस नोजल को क्या करेगा, उतना ही तेजी से पीछे धकेलेगा। अब ये नोजल जो है यहां पे ये एक फ्री प्लेस पे, मतलब पूरा ये ऐसा फ्री है, ये फ्री मतलब समझ रहे हो ना, ढीला है पूरी तरीके से, घूम सकता है यहां पे। अब जितना ही आगे गया उतना ये पीछे है, तो ये क्या हो गया, ये तो फ्री बेस पे बना था, अब ये आगे गया तो ये पीछे की तरफ घूम गया। फिर वैसे ये जितना फोर्स से आगे जाएगा इसको पीछे की तरफ उतना धकेलेगा, ये जितना फोर्स से पानी इधर आगे जाएगा इसको पीछे की तरफ धकेलेगा, तो ये क्या हो गया, घूम गया। फिर अगली बार जब फोर्स आएगा तो फिर से घूम जाएगा, फिर से घूम जाएगा, ऐसे घूम घूम करके वो चारों तरफ सिंचाई करने में हमें मदद करता है। मतलब क्या समझे, तो गति के तृतीय नियम के उदाहरण में कि चलते समय हम अपने पैरों को पीछे की दिशा में थोड़ा झुका करके जमीन को दबाते हैं, मतलब क्रिया करते हैं, तो उसके प्रतिक्रिया स्वरूप हम आगे बढ़ पाते हैं। जैसे टेबल पर रखी किताब थी, आपको समझाया घास के मैदान में घूर्णित पानी देने वाले जो फव्वारे होते हैं ये हैं, ये भी न्यूटन के तृतीय नियम के उदाहरण है। ठीक है भाई, चलिए, तो यहां तक की बातें अगर आपको समझ में आई है तो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, 6 kg द्रव्यमान के वस्तु पर दो बल, एक 8 I कैप प्लस 10 J कैप न्यूटन तथा 4 I कैप प्लस 8 J कैप न्यूटन कार्यरत है, तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण क्या होगा। ठीक है, वो जो वस्तु है उसके अंदर जो एक्सीलरेशन होगा वो एक्सीलरेशन कितना होगा, ये मुझे यहां पर करना है कैलकुलेट। इसके लिए भी ये बहुत ही सिंपल सा काम है। क्या कहते हैं, जैसे न्यूमेरिकल दिखता है हम घबरा जाते हैं, नहीं ये सिंपल था क्या, नहीं नहीं ऐसा सिंपल नहीं है। जैसे न्यूमेरिकल दिखते हैं हमें सबसे पहले लिखना होता है गिवन डेटा। इसके क्या है गिवन डेटा, तो देखिए यहां पर सबसे पहले तो दिया गया आपके पास में क्या, द्रव्यमान है ना। द्रव्यमान कितना है भैया, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान मास आपको गिवन है 6 kg, लिख लिए। आगे आपके पास में दो बल कार्यरत बोल रहे हैं, मतलब आपके पास में उसके ऊपर F1 कार्यरत है 8 I कैप प्लस 10 J कैप न्यूटन, और आपके पास में दूसरा F2 भी गिवन है 4 I कैप प्लस 8 J कैप न्यूटन। मैं कहता हूं कुल बल, तो कुल बल में आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, सीधे उठा करके F1 प्लस F2 कर देना। आप ये भी सोच सकते हैं कि भाई F1 प्लस F2 ही क्यों किया, क्या जरूरी है कि दोनों एक ही दिशा में है, दोनों अपोजिट भी तो हो सकते हैं। तो मैं आपको यह समझाना चाहूंगा कि भैया ये है ही वेक्टर फॉर्म, ये अपना दिशा खुद का लेकर के रखा हुआ है। ये एक्स एक्सिस के अनुदिश, ये भी एक्स एक्सिस के अनुदिश, ये वाई एक्सिस, ये भी वाई एक्सिस। और अगर वो नहीं भी है तो भी क्या फर्क पड़ता है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, अपना डायरेक्शन लेकर के आएगा। आप तो नॉर्मली क्या करना भाई, कुल बल चाहिए, जोड़ दीजिए, कितना हो गया, तो 8 I कैप प्लस 10 J कैप प्लस 4 I कैप प्लस 8 J कैप। अब देखिए ना, जो जिस दिशा में होगा उधर ही जुड़ेगा, बाकी तो हमको घबराना ही नहीं। अगर मान लीजिए ये अपोजिट होता, मान लीजिए ये अपोजिट होता, तो ये क्या लिखा था, ये -8J लिखा था, हमको क्यों टेंशन लेना। चलिए, ये हो गया 8 और 4 12 I कैप, और ये हो गया 18 J कैप। ये मुझे मिल गया भैया टोटल फोर्स। ठीक है, अब मुझे पता है न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से, क्योंकि देखिए फॉर्मूला तो एक ही जगह आया था भाई, कौन सा, सेकंड में। F इक्वल्स टू क्या होता है भाई, तो F इक्वल्स टू हमने पढ़ा होता है ma, मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण। मुझे चाहिए त्वरण, तो त्वरण बराबर क्या लिखूंगा, तो लिखूंगा F वेक्टर अपॉन में m। क्या आपको दिख रहे हैं इसके वैल्यूज, तो दिख रहा है F वेक्टर मतलब 12 I कैप प्लस 18 J कैप, 12 I कैप प्लस 18 J कैप अपॉन मास कितना कहा हुआ है 6 kg, तो अपॉन में 6 रख दीजिए। अब कांस्टेंट टर्म तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाती है, तो अगली लाइन में मैं अगर चाहूंगा तो इसको लिख सकता हूं सिंपली 12 I कैप अपॉन 6 प्लस 18 J कैप अपॉन में 6, 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में, अर्थात मुझे एक्सीलरेशन मांगा गया था ना, ये ले आ दिया मैंने एक्सीलरेशन 2 I कैप प्लस 3 J कैप। आंसर किसमें, तो भैया मीटर प्रति सेकंड, तो ये लिख लेता हूं मीटर प्रति सेकंड। लेकिन अगर किसी ने कहा कि सर ऐसा नहीं, मुझे तो नंबर में बताओ, ये तो अपने वेक्टर्स में बता दिया, तो लो भैया मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। तो वेक्टर्स का मॉड्यूलस जब निकालते हैं, परिमाण निकालते हैं, तो क्या निकालते हैं, एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। ये जो दोनों आई कैप और जे कैप का है, उन दोनों के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 प्लस 9 कितना हो गया भाई,
तो 4 + 9 13, मतलब √13 मीटर प्रति सेकेंड, है ना। 4 चौका 16 होता है, 3 × 9, बीचों बीच का है, तो करीब करीब 3.4 समथिंग, है ना, अप्रॉक्स लिख देता हूं। निकाल भी सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी डील नहीं है, हटा ही देता हूं, चलो छोड़, ले लो 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्क्वायर नहीं छोड़ने का, स्क्वायर एक्सीलरेशन 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है भाई, आसान है, बहुत ही सिंपल है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, क्योंकि भाई हमने जो टारगेट सेट किया था इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले, उस टारगेट को हमने अचीव कर लिया। क्या टारगेट सेट था भाई? तो यही इतना सा टारगेट था कि हमें डिस्कस करनी है क्या, न्यूटन्स थर्ड लॉ को। तो हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी डिस्क्राइब किया एंड उसके जरिए हमने उससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स भी देख लिए। ठीक है, हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके देख लिया कि किस तरीके से क्वेश्चंस इसमें फ्रेम होंगे और किस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे। तो भाई इसी तरीके से बाकी के कोर्स कंटेंट के लिए क्या करते हैं आप, तो बाकी के कोर्स कंटेंट के लिए कुछ विशेष नहीं करना है आपको, सिंपली आपको मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में बने रहना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स लेकर के आता है सीबीएसई इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम बोथ। सीबीएसई दैट मींस आपकी एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट है, यानी आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, आपको घबराने परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी स्टेट बोर्ड सब के समय पे एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रही है एंड ये पूरा कंटेंट आपको एनसीईआरटी बेस्ड मिल जाता है सिंप्लीफाइड वे में, बिल्कुल एनसीईआरटी के टॉपिक वाइज, यानी आपको बिल्कुल चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, उसके साथ साथ आपको सभी टॉपिक्स के अकॉर्डिंगली कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, साथ ही आपको वन शॉट रिवीजन, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बहुत कुछ प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ अगर आप एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, आईआईटी, जेईई, नीट जैसे एग्जामिनेशंस की तैयारी करना चाहते हैं तो भी मैग्नेट ब्रेन्स आपको एक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही अगर आप बिहार या फिर आप यूपी बोर्ड से हैं तो आपके लिए तो एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट देखने को मिल जाता है, जहां पर आपके बोर्ड के अकॉर्डिंगली सब कुछ ऑर्डर्ड वे में जमाया मिल जाएगा। भाई आपको सिंपली उसको फॉलो करना है, रेगुलर फॉलो करना है एंड आप एक बेहतर स्कोर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इंग्लिश स्पोकन चाहते हैं, मतलब अंग्रेजी बोलना चाहते हैं भाई, जो कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपके जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से, आगे चल के जब आप किसी जॉब में किसी इंटरव्यू में बैठेंगे तब के लिए इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज भाई आनी चाहिए, भाषा की बाध्यता हमें कभी कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए। ठीक, साथ ही साथ अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस, जॉब ओरिएंटेड एग्जामिनेशन दैट इज बैंक, इंश्योरेंस, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, सीआईआईबी, जेआईआईबी की प्रिपरेशन करते हैं तो इस सेगमेंट भी मैग्नेट ब्रेन्स सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के आते हैं। भाई कोई कूपन कोड नहीं, कोई बाय नाउ का ऑप्शन नहीं, कुछ भी नहीं, 100% फ्री एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, अब एक और अच्छी सी चीज ऐड हो गई, क्या भाई, तो आपके लिए अवेलेबल है भाई ई बुक्स, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाइए, लिंक को फॉलो कीजिए एंड अपने स्वयं के लिए आप बुक्स, ई बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं भाई मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, है ना। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि आप हमसे बहुत सारे तरीके से जुड़ सकते हैं, जैसे आप हमसे यूट्यूब के जरिए, आप हमारे वेबसाइट के जरिए, आप हमारे ऐप के जरिए तो जुड़े होंगे, साथ ही साथ जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप कोई सुझाव दे सकते हैं, आपको कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो वो भी शेयर कर सकते हैं। आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी मिल सकते हैं। तो भाई जब इतना सब कुछ मैग्नेट ब्रेन्स दे रहा है तो फटाफट से इसको लाइक कर दीजिए भाई, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब अगर नहीं किया है खुद ने या फिर हमारे जानने वालों ने तो भैया उन सभी को सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स लेकर के आता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं इसी चैप्टर के और नए कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।